मोनाको एक छोटा लेकिन अत्यंत समृद्ध देश है, जिसे उसकी धनवान नागरिकों और आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जीवन पूरी तरह से शाही और भव्यता से भरा हुआ है। इसकी राजधानी मोंटे कार्लो है, जो अपने खूबसूरत कसिनो और मरीना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मोनाको की सीमाएं बहुत छोटी है, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित और सशक्त है। ये देश मुख्य रूप से बैंकिंग, पर्यटन और मनोरंजन उद्योगों पर निर्भर करता है। यहाँ की आबादी दुनिया के सबसे अमीर लोगों से बनी है, जो यहाँ की आरामदायक लाइफस्टाइल और टैक्स हेवन की सुविधाओं का आनंद उठाते हैं। अब हम रॉयल कंसल्टिंग बैंक के बारे में जानेंगे। ये बैंक 1990 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के अमीर लोगों की संपत्ति और कीमती चीज़ों की सुरक्षा करना था। इस बैंक को अत्यधिक सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र लगे थे, जिसमें बायोमेट्रिक स्कैनर, अत्याधुनिक अलार्म सिस्टम और अत्यधिक प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड शामिल थे। बैंक की संरचना भी अत्यधिक अद्वितीय थी। इसके 3 मुख्य हिस्से थे: वॉल्ट एरिया, कस्टमर लॉबी और सिक्योरिटी रूम। वॉल्ट एरिया वो जगह थी जहां सभी कीमती चीज़ें और पैसा रखा जाता था। कस्टमर लॉबी एक बहुत ही आलीशान जगह थी, जहां बैंक के ग्राहक बैठ सकते थे और बैंकिंग कार्य कर सकते थे। सिक्योरिटी रूम में बैंक की सुरक्षा की सारी निगरानी की जाती थी। 11 दिसंबर 1992 की सुबह जब बैंक खुला, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा, लेकिन इस घटना की योजना काफ़ी समय पहले से बन रही थी। लुटेरों ने महीनों पहले इस चोरी की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने बैंक की सुरक्षा प्रणाली को गहराई से अध्ययन किया, बैंक के कर्मचारियों की दिनचर्या पर ध्यान दिया और पूरे बैंक के नक्शे का विश्लेषण किया। इस चोरी में सबसे अहम भूमिका निभाई लुटेरों के लीडर ने, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर एक बेहद चालाक और सटीक योजनाकार था। उसने पहले कई छोटे बड़े अपराध किए थे, लेकिन ये चोरी उसकी सबसे बड़ी योजना थी। उसने अपने साथी लुटेरों को हर छोटी बड़ी जानकारी दी और सबको अपनी अपनी भूमिका समझा दी। लुटेरों ने बैंक के बाहर और अंदर की गतिविधियों की कई हफ्तों तक निगरानी की। वो जानते थे कि बैंक की सुरक्षा में सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिछले दरवाजे पर है, जो समुद्र की तरफ खुलता है। इस दरवाजे के जरिए वो बैंक के अंदर दाखिल होने का सोच रहे थे। 11 दिसंबर की सुबह जब बैंक खुला, तो लुटेरे अपनी योजना के अनुसार बैंक के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। उन्होंने बैंक के सुरक्षा गार्ड को बिना कोई शोर किए काबू में कर लिया। इसके बाद उन्होंने बैंक के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए, जिसमें कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता था। बैंक के अंदर करीबन 80 से 90 कर्मचारी और एक अरबपति कस्टमर मौजूद थे, और सभी को समझ में आ गया कि बैंक पर कब्जा हो गया है। लुटेरों ने सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उन्हें धमकी दी कि अगर कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। बंधकों में से कुछ लोग बहुत डरे हुए थे, जबकि कुछ ने समझदारी से काम लेते हुए लुटेरों के आदेशों का पालन किया। जैसे ही इस घटना की खबर बाहर पहुंची, मोनाको की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने बैंक के चारों ओर घेरा बना दिया और सभी संभावित रास्तों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी। बैंक के बाहर मीडिया भी इकट्ठा हो गई और ये खबर दुनिया भर में फैल गई। पुलिस ने लुटेरों से बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने साफ तौर पर कहा कि वो तभी बात करेंगे जब उनकी सभी मांगें मानी जाएगी। पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने लुटेरों की मांगों को समझने और समय बर्बाद किए बिना उन्हें पूरा करने का फैसला किया। लुटेरों ने पुलिस से 3 मुख्य मांगें की: 1000 करोड़ रुपए, 2 तेज रफ्तार वाली नावें और बैंक से सुरक्षित निकलने का मार्ग। पुलिस के लिए ये स्थिति बहुत नाजुक थी, क्योंकि बंधकों की जान खतरे में थी। पुलिस ने अपनी रणनीति बनाई कि वो लुटेरों को समय देंगे और इसी बीच में एक नेगोशिएटर को बुलाएंगे, जो लुटेरों से बात करके स्थिति को नियंत्रण में लाएगा। पुलिस ने जॉनसन नाम के एक मशहूर नेगोशिएटर को बुलाया, जिसने पहले भी कई जटिल मामलों को सुलझाया था। जॉनसन ने बैंक के अंदर जाकर लुटेरों से बातचीत शुरू की। उसकी कोशिश थी कि वो लुटेरों को शांत रखे और उन्हें बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार करे।
लेकिन लुटेरों ने जॉनसन को ही बंधक बना दिया और उससे कहा कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो भी बाकी बंधकों की तरह मारा जाएगा। जॉनसन ने इस स्थिति को समझते हुए लुटेरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे अपनी मांगों पर अड़े रहे। बैंक के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। बंधक डरे हुए थे और किसी को भी पता नहीं था कि अब क्या होगा। लुटेरे हर समय बंधकों पर नज़र रखे हुए थे और उन्हें लगातार धमकियां दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जॉनसन ने लुटेरों का ध्यान बांटने के लिए एक चालाकी से बातचीत की योजना बनाई। जॉनसन ने लुटेरों को विश्वास दिलाया कि पुलिस उनकी मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। लुटेरे इस बात पर सहमत हो गए और जॉनसन को कुछ और समय दे दिया। इस बीच पुलिस ने बैंक के बाहर की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और मीडिया को बैंक से दूर रखा। पुलिस ने लुटेरों की मांग को पूरा करने के लिए योजना बनाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बैंक के अंदर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय किया। उन्होंने बैंक के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए कुछ गुप्त कैमरे और माइक्रोफोन लगाए, जिससे वो अंदर की स्थिति पर नज़र रख सकें। इसके साथ ही पुलिस ने बैंक के पिछले दरवाजे पर भी निगरानी बढ़ा दी, जहां से लुटेरों के भागने की संभावना थी। उन्होंने नावों को भी तैयार किया और उन्हें बैंक के पास ले आए, ताकि लुटेरों को विश्वास हो जाए कि उनकी मांगें पूरी की जा रही है। जॉनसन ने अपनी योजना के अनुसार लुटेरों को बातचीत में उलझाए रखा। उसने उन्हें बताया कि पुलिस ने सारी तैयारी कर ली है और वो बैंक से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसी बीच बैंक के अंदर पुलिस के गुप्त ऑपरेशन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई कि लुटेरों का असली प्लान ये था कि वे बंधकों को मारकर बैंक से भागने की कोशिश करेंगे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत बैंक के अंदर घुसने का फैसला लिया। वो बैंक के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे और अचानक से लुटेरों पर हमला कर दिया। लुटेरे इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और उसमें से कुछ को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि कुछ भागने में सफल रहे। जब पुलिस ने वॉल्ट एरिया की जांच की तो पाया कि 100 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं और कुछ लुटेरे फरार हो गए थे। जो लुटेरे भागने में सफल हुए, उन्होंने बैंक के पिछले दरवाजे से भागने के लिए पहले से तैयार नावों का इस्तेमाल किया। वो समुद्र के रास्ते से भाग गए, लेकिन पुलिस ने तुरंत ही उनका पीछा करना शुरू कर दिया और इस दौरान समुद्र के अंदर एक तनावपूर्ण संघर्ष हुआ। लुटेरों ने पुलिस की नावों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने अपनी रणनीति की तरह जवाबी कार्रवाई की। ये संघर्ष करीबन 1 घंटे तक चला, जिसके बाद कुछ लुटेरे पुलिस की गोली का शिकार हो गए और कुछ नावें डूब गई। जो लुटेरे बच गए वो अपने हिस्से की रकम के साथ अलग अलग दिशाओं में भाग निकले और इस प्रकार अधिकांश लूट का माल समुद्र की गहराई में खो गया, जबकि कुछ लुटेरे भागने में सफल हो गए। इस घटना के बाद मोनाको पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू किया। उन्होंने उन लुटेरों का पीछा किया जो भागने में सफल हुए थे। पुलिस ने इंटरपोल की मदद से कई देशों में तलाशी अभियान चलाया। कुछ लुटेरे पकड़े गए और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें सख्त सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस मामले का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि 100 करोड़ रुपए की लूट में से अधिकांश रकम का कोई पता नहीं चल पाया। माना जाता है कि कुछ लुटेरे अपने हिस्से की रकम के साथ हमेशा के लिए गायब हो गए और ये रकम आज तक कभी भी नहीं मिली। और ये रहस्य बना हुआ है कि क्या वो रकम समुद्र में डूब गई या फिर कहीं पर छिपा दी गई। तो इस घटना ने मोनाको की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। मोनाको, जो हमेशा से अपने सुरक्षा तंत्र और अमीरी के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में जाना जाता था, अब अपनी छवि को सुधारने के लिए नए सिरे से प्रयास करने लगा। सरकार ने सुरक्षा में भारी बदलाव किए और बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत किया। रॉयल कंसल्टिंग बैंक की ये घटना दुनिया भर में चर्चित हो गई और इस घटना ने मोनाको को ये एहसास दिलाया कि उनके देश में भी ऐसी अपराधी गतिविधियां हो सकती है, जिनके लिए उन्हें और सतर्क रहना पड़ेगा। जॉनसन, जो नेगोशिएटर के रूप में इस घटना का हिस्सा था, उसकी समझदारी और धैर्य ने कई बंधकों की जान बचाई और इस घटना के बाद जॉनसन को मोनाको की सरकार द्वारा विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस घटना के बाद जॉनसन ने पुलिस विभाग से रिटायरमेंट ले लिया और एक शांत जीवन जीने लगे। हालांकि उसके दिल में ये घटना हमेशा के लिए ताज़ा रहेगी। वो हमेशा सोचता रहा कि क्या वो कुछ अलग कर सकता था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा संतोष ये था कि उससे जितना हो सका उसने उतना किया। कई मासूमों की ज़िंदगी को बनाने में वो सफल रहा।
इस घटना के कई सालों के बाद रॉयल कंसोर्टिंग बैंक रॉबरी का रहस्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। क्या वो रकम सच में समुद्र में खो गई या फिर कहीं सुरक्षित छुपाई गई? क्या जो लुटेरे भागने में सफल हो गए थे वो अभी भी जिंदा है या फिर कहीं पर छुपे हुए हैं? इन सवालों के कभी भी जवाब नहीं मिल सके। लेकिन इस घटना ने मोनाको की सुरक्षा, बैंक प्रणाली और वहाँ की अमीर जनता के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। लोग अब पहले से अधिक सतर्क हो गए और बैंकिंग सिस्टम में भी बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। तो इस प्रकार रॉयल कंसोर्टिंग बैंक की रॉबरी एक सच्ची कहानी है जो मोनाको की गहराइयों में आज भी दबी हुई है। ये कहानी न केवल उस समय की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटना थी, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किसी भी सुरक्षा प्रणाली में कमजोरियां हो सकती है। हालांकि कई लुटेरे पकड़े गए और उन्हें सजा भी दी गई, लेकिन ये घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बनी हुई है जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है।